वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में हक्कल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हक्कल ने 4n+2 एक रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, जो रेजोनेंस कर रहे हों, जो आपस में क्या कर रहे हों, डीलोकलाइज हो रहे हों, डायमैग्नेटिक रिंग करंट बना रहे हों, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। वो तो था हक्कल रूल कि भी एरोमेटिक क्या है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक वो होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा बेंजीनोइड सिस्टम होंगे, यानी एक से ज्यादा ऐसी यूनिट होंगी जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। लाइक मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मेरे पास है एक मॉलिक्यूल बेंजीन, और बेंजीन में आपको पता है ये पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं इसको अटैच कर देता हूं एक दूसरी यूनिट से और ये वाली यूनिट इसके साथ मिले, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है, तो ये क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब कुछ एक केसेस में हम देख लेते हैं कि लाइक कोई बेंजीन रिंग है और वो दूसरी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो ये दोनों रिंग हैं, जिन जो दोनों के दोनों क्या हैं, एरोमेटिक यूनिट हैं, वो जुड़ी तो हुई हैं लेकिन इनका कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है, ये रिंग फ्यूज नहीं है। जनरली ये भी आती तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ही हैं, लेकिन इनको हम ट्रूली पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इनको नहीं बोलते। किनको बोलते हैं, जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स जो हैं वो कॉमन हो एक से ज्यादा रिंग्स के लिए। अब यहां पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इस रिंग का भी है और इस रिंग का भी है। जब कार्बन कॉमन होते हैं तो इस तरीके की जो स्पीसीज है उनको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड, यानी कि एक रिंग दूसरी में फ्यूज हो रही है, दोनों रिंग क्या है, जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो फ्यूज्ड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनको ही पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हमारे इस चैप्टर में हम दो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहली है इसके अंदर नेफ्थलीन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, नेफ्थलीन का है, जिसमें दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती हैं और दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं। एक और मॉलिक्यूल है जिसको हमें पढ़ना है, वो है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के अंदर इस तरीके से तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती हैं। मैंने अभी इनको क्या किया है, डीलोकलाइज दिखाया है, डीलोकलाइज दिखाया है। अभी हम इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखेंगे और देखेंगे ये कैसे रिएक्शन करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेफ्थलीन से। अगर मैं नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर हम नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि दो रिंग इसके अंदर बेंजीन की जुड़ी हुई हैं। पहली रिंग पे मैं यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लगाना स्टार्ट करूं, यहां पाई बॉन्ड, 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 इसकी मैं दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो क्या बनेगी, इसी तरीके से दो रिंग फ्यूज्ड हों और जो पाई बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, लाइक यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। या फिर एक और स्ट्रक्चर हो सकती है कि इस रिंग की बजाय तीन पाई बॉन्ड में इस रिंग के अंदर दिखाऊं, लाइक ये वाली पहली रिंग, ये वाली दूसरी रिंग, और यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये तीन जो हैं हम यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिनके अंदर से इस स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई बॉन्ड इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर तीन पाई बॉन्ड यहां और यहां सिर्फ दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, और इसके अंदर
3 पाई बॉन्ड यहां और यहां सिर्फ 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इनके बीच में कहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा रिजेंबल कौन कर रहा है? ये कर रहा है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके भी 3 पाई बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इन्हीं कार्बन के थ्रू, और इसके भी 3 पाई बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये तो था क्लासिकल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हुई हैं। 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हुई है तो कैसे होगा? 6 कार्बन यहां इस तरीके से, ठीक है। मैं साइड के बजाय नीचे दिखा देता हूं, अगले 6 कार्बन इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ये इस तरीके से हमने क्या बनाया है कि कार्बन एटम कहां कहां पे होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 10 हैं, तो C10। हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, इस पे हाइड्रोजन होगा, इस पे हाइड्रोजन होगा, इस पे हाइड्रोजन होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, और इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन की बात करें, डबल बॉन्ड यहां पे, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, 4 बॉन्ड तो कार्बन के कंप्लीट ही हो गए। जब 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं तो फर्दर यहां हाइड्रोजन नहीं होगा, ऐसे ही यहां भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कितने हो गए? C10H8। जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है C10H8। अब इसके अंदर देखो 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 कार्बन में से 2 कार्बन तो कॉमन है। अब जो ये सारे के सारे कार्बन हैं सबके सब हैं sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल और 2 p ऑर्बिटल, कौन सा? px और py। px और जो py ऑर्बिटल हैं वो इसके अंदर है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 2 p मिलके 3 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो किस में होंगे? उसी प्लेन में होंगे। कौन से प्लेन में? px वाला प्लेन, py वाला प्लेन, और जो s है उसका तो कोई प्लेन होता ही नहीं है, कोई डायरेक्शनलिटी नहीं है। इसकी डायरेक्शनलिटी और इसकी डायरेक्शनलिटी है, तो क्या हो गया? ये xy प्लेन के अंदर होगा। तो ये पूरी की पूरी रिंग क्या होगी? सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो सारे के सारे किस में होंगे? xy प्लेन में। अब ये सारे कार्बन xy प्लेन में हैं, और जो तीसरा ऑर्बिटल बना है हाइब्रिड, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, यहां, ये सारे किस में होंगे? इसी xy प्लेन के अंदर होंगे। इसी xy प्लेन के अंदर ये सारे हाइड्रोजन और कार्बन। अब रह गया कौन सा? pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2p2 में चला जाएगा, यहां पे 2p3 हो जाएगा, 2s1 2p3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये s px और py ये तो कहां पे हैं? एक यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में, एक यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में, एक यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, ऐसे ही सबके अंदर। और जो pz ऑर्बिटल है, जो ये xy प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको ये प्लेन लेता हूं तो इसके परपेंडिकुलर, यानी जो ये प्लेन होगा मॉलिक्यूल का उसके परपेंडिकुलर ये pz ऑर्बिटल होगा। और इस pz के अंदर क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक के ऊपर यहां पे क्या होगा? pz ऑर्बिटल होगा। pz ऑर्बिटल हर एक कार्बन के ऊपर होगा। अब हर एक pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जो ये pz है ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। यहां ये इस तरीके से, यहां ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाला
और नीचे वाला भी एज इट इज, नीचे वाले यहां पे ओवरलैपिंग करेंगे। अब एक रिंग का तो मैंने दिखा दिया, दूसरी रिंग में भी ऐसे ही ऊपर वाली लोब ऊपर वाली से जहां सिमेट्री मैच कर रही है, एक्चुअल में जहां पे सिमेट्री मैच कर रही है, पीजेड ऑर्बिटल है यहां पे, तो पीजेड से पीजेड की ओवरलैपिंग होगी, पीजेड से पीजेड की ओवरलैपिंग होगी, और ये हो गया। तो इसके अंदर जो ये रिंग है ये प्लेनर है, पीजेड ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर हैं, पीजेड पीजेड की ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, यहां पे कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कितने टोटल हैं, 10 कार्बन एटम हैं। अगर 10 कार्बन एटम हैं और हर एक के पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हक्कल रूल क्या कहता है एरोमेटिसिटी का, हक्कल रूल कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड जो प्लेनर भी हो, प्लेनर है, साइक्लिक भी हो, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन कर रहा है किसके थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू कर रहा है, उसके अंदर अगर 4n पाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कंजुगेशन कर रहे हैं, तो वो एरोमेटिक इन नेचर होगा। देखते हैं 10 किसके इक्वल आता है, 4 × 2 8 + 2 कितना हो गया, 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब बेंजीन से इसको कंपेयर करते हैं। बेंजीन जिसके अंदर एक सिंगल रिंग होती है और इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 के अंदर, यहां n की वैल्यू अगर 1 हो तो 4+2 = 6। बेंजीन भी हक्कल रूल को फॉलो करती है, लेकिन बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है एक रिंग की वो 151 किलो जूल पर मोल है। इसी कितनी है, 151। और जो नेफ्थलीन है इसमें 2 रिंग जो फ्यूज हुई हैं, इसकी टोटल जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 255 किलो जूल पर मोल। 2 रिंग की 255, एक रिंग की कितनी हो जाएगी, अगर एवरेज निकाले पर रिंग कितनी हो जाएगी, 127.5। नेफ्थलीन की एक रिंग के ऊपर, एक रिंग के लिए कितना हो गया, 127.5 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो नेफ्थलीन में एक रिंग के लिए कितना है, 127.5 किलो जूल पर मोल, और बेंजीन में 151 किलो जूल पर मोल। 151 ज्यादा होता है कि 127, 151 ज्यादा होता है, यानी बेंजीन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। ये डायामैग्नेटिक रिंग करंट जो बनता है बेंजीन में, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइजेशन देते हैं वो 151 किलो जूल पर मोल, और यहां पे पर रिंग, यानी पर रिंग, एक रिंग के ऊपर कितना होगा, 127.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका स्टेबलाइजेशन पर रिंग कम है, इसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, यानी कि बेंजीन से ये जो रिंग है कम स्टेबल होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी। बेंजीन से ये रिंग जो है नेफ्थलीन की, ये कम स्टेबल और ज्यादा रिएक्टिव होगी। अब बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है, बेंजीन में आपको पता है कि अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी स्पीसीज के ऊपर होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो अगर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, तो ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर लेता है। तो वैसा ही केस नेफ्थलीन के लिए, नेफ्थलीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिपेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इजीली अटैक कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। बेंजीन आपको पता है इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो जाए तो अलग बात है, वरना बेंजीन तो एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले ये जो है नेफ्थलीन है, जो कम स्टेबल ज्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल ज्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ी बहुत एडिशन रिएक्शन दे देता है। हालांकि इतना इजीली ये भी नहीं देता, हमें और सब्सटेंट और ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेंजीन के मुकाबले ये ज्यादा इजीली देता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो इसके ऊपर इजीली पॉसिबल है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो कौन सी करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जो स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का वो कुछ इस तरीके का है, आपने अभी भी देखा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड जिसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इस पे यहां 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 और यहां। तो सब्स्टिट्यूशन कहां हो सकता है? जहां पहले कोई ग्रुप हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी एक स्पीसीज को, एक ग्रुप को डिस्प्लेस करके दूसरा ग्रुप उसकी जगह ले ले, यहां हाइड्रोजन है, इसको डिस्प्लेस करके हैलोजन लग जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन इसमें कहां पे होगा? जहां पे हाइड्रोजन लग रहे हैं वही सब्स्टिट्यूशन होगा, इन दो कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। हम अगर इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस की बात करें, क्योंकि ये बेंजीन की तरह सारे के सारे इक्विवेलेंट पोजीशन तो नहीं है, तो हम यहां पे रिस्पेक्टिव पोजीशन की बात करते हैं। जो कार्बन यहां पे फ्यूज्ड हैं, जो कार्बन यहां पे फ्यूज स्टेट में है, जो दोनों के कॉमन है, इनको ना काउंट करके इनसे जस्ट अगला कार्बन, इनसे जस्ट अगला कार्बन यानी अल्फा कार्बन, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू फ्यूज्ड कार्बन, फ्यूज कार्बन से नेक्स्ट कौन सा हो गया? अल्फा हो गया, और उससे नेक्स्ट बीटा। यहां फ्यूज से पहला अल्फा, अगला बीटा, यहां अल्फा, अगला बीटा, इस फ्यूज से अगला अल्फा, यहां बीटा। तो नेफ्थलीन जैसी स्ट्रक्चर के अंदर हम रिस्पेक्टिव पोजीशन बताएं तो फ्यूज कार्बन से 2 और 2 4 अल्फा और 2 और 2 4 बीटा पोजीशन होती हैं। लेकिन ये कब तक फिजिबल है इस तरीके से बताना? जब तक किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को यहां पे लगाया जाए, लाइक यहां पे हैलोजन लगा दो, या फिर यहां पे अकेले लगा दो हैलोजन, या फिर यहां पे अकेले लगा दो हैलोजन, तब तो हम कह देंगे कि एक अल्फा के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। जब तक एक लगता है तब तक सारी क्या है? इक्विवेलेंट है। लेकिन जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगता है या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, तब आप अल्फा अल्फा बताओगे तो अल्फा अल्फा का मतलब ये अल्फा और ये अल्फा भी हो सकता है, ये अल्फा और ये अल्फा भी हो सकता है। तो उस केस में हमें अल्फा बीटा से नहीं बताना, उस केस में हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग किस तरीके से? यहां से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4। अब क्लॉकवाइज ही चलेंगे, लेकिन ये वाले कार्बन क्या है? फ्यूज हैं, तो इनको नहीं काउंट करेंगे। 4 के बाद 5 6 7 8। तो ये 8 पोजीशन है, इनमें कहां सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, ये चीजें अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल जिसके साथ आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, उस इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करना, वो उसकी अपनी अलग रिएक्शन है। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बॉन्डिंग करेगा, वो देखते हैं। देखो, ये है नेफ्थलीन, और ये है इसकी दूसरे वाली रिंग, यहां और यहां। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पे बॉन्डिंग करेगा जहां पे पाई बॉन्ड होगा। सपोज करो ये जो पोजीशन 1 है और ये 2 है, ठीक है। अल्फा और बीटा दो ही तरह की पोजीशन थी, तो मैं 1 और 2 पोजीशन ले लेता हूं। अगर पोजीशन 1 के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहां जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ये कहां से लेगा इलेक्ट्रॉन? इस पाई बॉन्ड से। यानी एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये पाई बॉन्ड यहां
इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया और यहां पे अटैच हुआ, हाइड्रोजन तो एक पहले से था ही, इलेक्ट्रोफाइल और आ गया। कौन सी पोजीशन पे लगा रहे हैं हम? इस पहली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैच हो गया। ये क्या था? इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसने क्या किया है? बॉन्डिंग की है। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड था वो कहां यूटिलाइज होगा? इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाने में। और पॉजिटिव चार्ज कहां आया? यहां पे। ये है जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड अगर यहां आता है, यहां डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये वाला जो पाई क्लाउड है ये यहां शिफ्ट हो जाए, यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? यहां पे आएगा। अगली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो होगी ऐसे। यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे? इस कार्बन पे। फर्दर इस रिंग के साथ रेजोनेंस होगी, इस रिंग के साथ रेजोनेंस होगी। तो क्या बनेगा? एक रिंग यहां पे है, अगली रिंग यहां पे है, यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे? यहां पे। और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। अब फर्दर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज कहां पे? यहां पे। और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी। ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, ये बॉन्ड यहां पे एज इट इज, यहां हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां। और ये वाला जो पाई क्लाउड है यहां शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां। कितनी स्ट्रक्चर बनी? स्ट्रक्चर ए, बी, सी, डी और ई। 5 यहां पे स्ट्रक्चर बनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों रिंग पे ऑन द होल डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों रिंग पे डीलोकलाइज हो रहा है। ये हमने बात किसकी की? जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर अटैक हो, यानी अल्फा पोजीशन पे अटैक हो, इस फ्यूज कार्बन से नेक्स्ट किसी कार्बन पे अटैक हो, वो केस तो हमने देख लिया। अगला केस देखते हैं जब यहां अल्फा की बजाय बीटा कार्बन पे अटैक हो। बीटा कार्बन के केस में यहां से हम लिखना स्टार्ट अगर कर दें, ये नेफ्थलीन की 2 रिंग, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। इसी तरीके से हमारी स्टार्टिंग में बॉन्डिंग थी। इलेक्ट्रोफाइल आया और कहां अटैच हुआ? बीटा कार्बन पे। ये अल्फा था, ये बीटा। यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। किस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हुआ? इन पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू हुआ। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी पहली स्ट्रक्चर है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये 2 रिंग, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बाकी सारा एज इट इज, एच ई, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके लिए रेजोनेंस कौन करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहां जाता है तो क्या बनेगा? यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना रह के यहां पे होगा और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? यहां इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहां तो पाई बॉन्ड बन ही गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने के बाद 2 जगह रेजोनेंस हो सकती है। कौन सा? एक तो यहां रेजोनेंस हो, दूसरा यहां रेजोनेंस हो। यानी कि एक तो उसी रिंग में दोबारा रेजोनेंस हो, दूसरा इस पॉजिटिव चार्ज की
इस रिंग में रेजोनेंस हो, दोनों ही केस देखते हैं, दोनों ही केस हम देखते हैं। देखो अगर इस रिंग में नीचे रेजोनेंस कर रहा है तो यहां नीचे बनाता हूं मैं एक स्ट्रक्चर, पहली रिंग, दूसरी रिंग, यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, और ये क्या कर रहा है यहां पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है। दूसरा केस, अगर ये इस रिंग से ना करके इस लेफ्ट वाली रिंग से करता है कंजुगेशन, तो उस केस में क्या स्ट्रक्चर बनेगी, दो रिंग तो एज इट इज बनेंगी, अब यहां डबल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन, यहां इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, अब कंजुगेशन कहां पे दिखानी है, लेफ्ट रिंग में देखनी है। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे और एक डबल बॉन्ड यहां पे। अब ये वाला क्या करेगा, यहां करेगा रेजोनेंस, ये वाला जब यहां रेजोनेंस करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दो रिंग है अपने पास और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल, एक डबल बॉन्ड यहां था, एक डबल बॉन्ड यहां था, एक डबल बॉन्ड यहां था, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां गया, यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज अब कहां आएगा, ऊपर आएगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो हमने पोजीशन 1 यानी अल्फा के ऊपर अटैक करवाया, ये 5 स्ट्रक्चर बनी थी। अगर बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश, यहां भी 5 स्ट्रक्चर बनी। यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अल्फा पे अटैक ज्यादा फेवरेबल है कि बीटा पे अटैक ज्यादा फेवरेबल है, अल्फा पे ज्यादा फेवरेबल है कि बीटा पे ज्यादा फेवरेबल है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवरेबल है कि बीटा पे, हम इनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। देखो जब हमने अल्फा पोजीशन पे अटैक करवाया तो पहली स्ट्रक्चर के अंदर ये बेंजीन जो रिंग है ये कंप्लीट रिंग की तरह है, यानी कि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे है इसके पास, ये अपनी अच्छी रेजोनेंस कंजुगेशन शो कर सकता है। दूसरा बी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर भी ये क्या है, पूरी की पूरी रिंग कंप्लीट है। सी के अंदर कोई भी रिंग कंप्लीट नहीं है, डी के अंदर कोई भी रिंग कंप्लीट नहीं है, ई के अंदर कोई भी रिंग कंप्लीट नहीं है। यानी कि इसकी ए और बी दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनके अंदर कम से कम एक रिंग तो इंटैक्ट है। दो स्ट्रक्चर में एक रिंग तो इंटैक्ट है, एक रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, ये अपनी अच्छी रेजोनेंस कर सकती है। अपनी अकेली बेंजीन रिंग की तरह 151 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन इसकी सिंगल सिंगल रिंग की रहेगी। इनके अंदर तो इतनी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई भी रिंग कंप्लीट नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कंजुगेट पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके अंदर देखें तो यहां पे ए डैश जो है इसके अंदर तीनों पाई बॉन्ड हैं इस रिंग के पास, एक तो हो गया। उसके बाद ना तो बी डैश में कोई भी रिंग कंप्लीट, ना सी डैश में कोई भी रिंग कंप्लीट, ना डी डैश में कोई भी रिंग कंप्लीट, ना ही ई डैश में कोई भी रिंग कंप्लीट। यानी यहां पे सिर्फ ए डैश ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक रिंग तो कम से कम इंटैक्ट रही। यहां पे दो रिंग जो दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जहां पे एक रिंग एज इट इज आराम से है, दूसरी रिंग में कंजुगेशन चल रही है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसा बना है। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पे है, बीटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वहां पे इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं है जितना अल्फा वाले में
स्टेबलाइजेशन था। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक फेवर करेगा? अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे फेवर नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल है और कहां कहां पे वो इजीली अटैक करते हैं। पहला आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन अटैच होना। जो नेफ्थलीन रिंग है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हेलोजन के साथ, लाइक Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या करता है ये इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है। यहां पे लग गया क्लोरीन। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो यहां पे क्या लगता? ब्रोमीन लगता। अब क्या फर्क है बेंजीन की और नेफ्थलीन की रिएक्शन में? नेफ्थलीन की जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको लिविस एसिड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितना बेंजीन केस में। बेंजीन केस में तो आप लिविस एसिड के बिना ये वाली रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन यहां पे रिएक्शन फिर भी फिजिबल हो जाती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो नेफ्थलीन है ये बेंजीन से कम स्टेबल यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन हो जाएगा। सेकंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रो ग्रुप अटैच होना। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रो ग्रुप लगता है। कहां पे लगेगा? वही अल्फा पोजीशन, यहां पे NO2 ग्रुप लगेगा और ये ऐसे ही इस तरीके से। ठीक है। थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा लगेगा? SO3H ग्रुप लगेगा। तो जब लोअर टेम्परेचर के ऊपर सल्फोनेशन करवाया जाता है, यानी H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, इसको H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो क्या होता है? अल्फा पोजीशन के ऊपर 373 केल्विन के अराउंड जो होगा इसका अल्फा पोजीशन के ऊपर जो SO3H है वो अटैच होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा किया जाए, यानी 450 केल्विन से ज्यादा किया जाए, तो यहां पे अल्फा की बजाय क्या मिलता है? बीटा प्रोडक्ट मिलता है। अब बीटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना है कि यहां पे अल्फा की बजाय टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बीटा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनाइल प्रोडक्ट मिलता है। अगर बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं इसको, इकट्ठा कंप्लीट बोल देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा? आपके पास असाइल ग्रुप होगा, ठीक है, RCOCl AlCl3, तो ये क्या करेगा? AlCl4 बना लेगा नेगेटिव, और RCO पॉजिटिव, ये वाला हमारा क्या होगा? असाइल ग्रुप होगा, RCO पॉजिटिव। ये क्या करेगा? अटैक करेगा, और कौन सी पोजीशन पे करेगा? अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है। अगर कंडीशंस में चेंज करते हैं, अगर ये वाली रिएक्शन हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में अल्फा की बजाय बीटा पे लग जाएगा। हमने ये देख लिया था कि अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बस अल्फा फेवर्ड थी, बीटा भी हो सकता है, बीटा कम फेवर्ड है, बस हम कंडीशंस को चेंज करेंगे और बीटा पे अटैक हो जाएगा। क्यों होगा वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।